हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके जीएस ब्रह्मास बैच में हम लोग पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज हम लोग क्लास 5 में देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। टोटल इस वीडियो में 150 अनुच्छेद कवर कराए गए हैं। सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि बीच में ही वीडियो छोड़कर चले जाए, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग फर्स्ट अनुच्छेद 1 से 4 के बाद मतलब इसके बीच में है संघ और उसका क्षेत्र, इसके चर्चा की गई है भाग फर्स्ट में। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद फर्स्ट। अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है इंडिया डेट इज भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट। जो भारत है हमारा वह राज्यों का संघ है, यह पहले अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। नए राज्यों का कोई बाहर से अगर आता है वो मतलब नया राज्य बनता है तो वो है जैसे सिक्किम। 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में और सिक्किम को प्रवेश मिलता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 3। नए राज्य का गठन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। सीमा चेंज, नाम चेंज, नया राज्य मतलब एक राज्य से 2 राज्य जब बनते हैं तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। जैसे तेलंगाना, राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र ये परिवर्तन होता है अनुच्छेद 3 के तहत। अब आता है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 5 से 11 यह नागरिकता के बारे में कही गई है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ, जब जिस दिन हमारा संविधान प्रारंभ होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, उस समय कौन कौन से नागरिक को नागरिकता मिलेगी उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 5 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 6। पाकिस्तान से भारत आए नागरिक को जो नागरिकता, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 6 में। माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 6 में। फिर नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 9। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वतः ही भारत की जो नागरिकता है वह समाप्त हो जाएगी, यह कहा गया है अनुच्छेद 9 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 11। नागरिकता संबंधित कानून, नागरिकता जो संबंधित कानून है उसको बनाने का अधिकार किसके पास है? अधिकार है संसद के पास। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 11 में। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च कर सकता है @justdoityar, वहाँ पर मेरे चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भाग 3। आर्टिकल 12 से 35 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है। मूल संविधान में 7 थे लेकिन वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। अनुच्छेद 13, जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देख रहे हैं। अनुच्छेद 13, संसद अगर कोई कानून बनाता है और जो कानून बनाता है वह कानून अगर मौलिक अधिकार से असंगत है तो न्यायालय इस कानून को समाप्त कर सकता है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 13 में। मतलब जो न्यायालय है वो न्यायिक पूर्णावलोकन करेगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि का शासन, इस सब का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 14 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 15(1). धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं होगा, यह कहा गया है अनुच्छेद 15(1) में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6). इन दोनों को जोड़ा जाता है। 103वां संविधान संशोधन होता है 2019 में। इसमें EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है अनुच्छेद 15(6) में और अनुच्छेद 16(6) में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की जो समानता है मतलब आरक्षण के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 18। उपाधियों, टाइटल्स का अंत, इसका मतलब उपाधियों का अंत, इसमें अपवाद है सेना और शिक्षा, तो इसका उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 19(1)(a). विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 19(1)(a) में। जहाँ पर स्मॉल a होता है संविधान में, वो संविधान में पहले से रहता है, मतलब वो चीज़
लेकिन जहाँ पर कैपिटल ए लिखा गया है संविधान में वो जोड़ा गया है, कोई संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत उसको जोड़ा गया है। अब है अनुच्छेद 20, दो सिद्धि से संरक्षण, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 20 में। इसमें मतलब कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा, डबल जियोपार्डी नहीं होगा, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह कहा गया अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे बड़ा अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21A, 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। इसमें जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार के बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 21A को, मतलब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाता है अनुच्छेद 21A के तहत। इन सब का जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है इसको हम लोग आगे पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग बस देख रहे हैं कि कौन कौन सा अनुच्छेद है, उसके बारे में क्या मतलब उसके अंदर है। अब आता है अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्सर्म निषेध के बारे में चर्चा की गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, मानव अंगों का जो क्रय विक्रय है, ये मतलब इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 23 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 24, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक। 0 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने से रोकने का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण कॉन्साइन की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म स्वीकार, मतलब कोई व्यक्ति है उसको कोई भी वह धर्म स्वीकार कर सकता है और स्वीकार नहीं भी कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, नहीं भी कर सकता, तो इसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 27, किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए कोई कर टैक्स नहीं होगा, मतलब कोई जो मंदिर है, मतलब जैसे पहले जजिया कर लिया जाता था, प्रेजेंट में अगर कोई मंदिर है तो मंदिर आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा। हाँ, मंदिर में आपसे प्रसाद, वहाँ पे है प्रसाद, अगर आप भगवान को चढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रसाद खरीदिए, चढ़ाइए। जूते उतारना है तो उसके लिए बना है, तो वहाँ पे आप जमा करने के लिए हो सकता है वहाँ पैसा लगे, पार्किंग के लिए पैसा लगे, तो ये सब चीज़ों के लिए पैसा लगे, तो ये सब टैक्स नहीं है। तो किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए कोई टैक्स कर नहीं लगेगा, ये कहा गया अनुच्छेद 27 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 29 में। यहाँ पर नोट है, अल्पसंख्यक हमारे भारत में छः लोग, मतलब 6 जो धर्म है वो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। जिस धर्म की जनसंख्या 50% से कम होती है वो कहलाते हैं अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक जो है वो शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, वहाँ के प्रशासन कर सकते हैं, तो इसका अधिकार मतलब उनको दिया गया है, यह कहा गया है अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 32 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। और ये जो अनुच्छेद 32 है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 33, सैन्य बलों के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट को सीमित करने का अधिकार संसद के पास है। सैन्य जो बल है उनके मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 33 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ, सैन्य कानून कहीं पर अगर लगा हुआ है, सैन्य कानून कहीं पर लगा हुआ है तो संसद नागरिकों के फंडामेंटल जो राइट है इसको सीमित कर सकता है, इसको कहा गया अनुच्छेद 34 में। अब आता है आपका भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP का उल्लेख है, अनुच्छेद 36 से 51, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। इसमें है आपका अनुच्छेद 38, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 38 में, पब्लिक वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 39A,
निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन होता 1976 में। तो निशुल्क विधिक सहायता इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39A में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 43B 43B, सहकारी जो समितियां हैं उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 43B में। 97वां संविधान संशोधन होता है 2011 में, और इसके तहत भाग 9B भी जोड़ा जाता है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। अब नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 44 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब विवाह, तलाक, गोद, कोई भी धर्म हो, सबके लिए एक नियम हो, एक कानून हो, वही होता है आपका समान नागरिक संहिता। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 44 में। भारत में एक राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, वह है गोवा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 47, पोषण और लोक स्वास्थ्य की देखभाल, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 में। इसके तहत जो राज्य है कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लीकर शराबबंदी कर भी सकता है राज्य, नहीं भी कर सकता है, अनुच्छेद 47 के तहत। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 48A, पर्यावरण संरक्षण वन जीव रक्षा, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48A में। 42वां संविधान संशोधन होता 1976 में, उस समय इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 50, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति विदेश नीति, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य, भाग 4A, अनुच्छेद 51A है। 42वां संविधान संशोधन होता 1976 में। सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। और वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं, मौलिक कर्तव्य है 11 है। अब आता है भाग 5, संघ यूनियन, अनुच्छेद 52 से 151, सबसे बड़ा भाग है आपका भाग 5, सबसे बड़ा भाग है। इसमें है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 53 में। मतलब जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद, PM, गवर्नर इसको अपॉइंट कर सकता है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है अनुच्छेद 54 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 55, निर्वाचन की रीति, जो निर्वाचन है राष्ट्रपति की रीति विधि, मैनर ऑफ इलेक्शन राष्ट्रपति का, वो कैसे होगा उसका उल्लेख है अनुच्छेद 55 में। जो राष्ट्रपति का है निर्वाचन वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति के कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, री इलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 57 में। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, मतलब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष का होना चाहिए, तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्तें के बारे, कंडीशन के बारे में चर्चा की गई है कि लाभ का पद ना हो उसके पास कोई, जो मतलब बनने वाला है राष्ट्रपति, लोकसभा MP बनने की योग्यता रखता हो। तो राष्ट्रपति की शर्तों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति के शपथ ओथ के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है इम्पीचमेंट, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। और महाभियोग शब्द इसका प्रयोग राष्ट्रपति के लिए किया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 63 में।
अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 64 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को शपथ कैसे दिलाना है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 69 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इस विवाद का निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 71 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान जो शक्ति है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, मार्शल लॉ को हटा सकता है, फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, कुछ सज़ा है उसको कम कर सकता है अगर कोई सज़ा मिली है। तो क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मतलब प्रधानमंत्री प्रमुख होता है मंत्रिपरिषद का, और ये कौन सलाह देगा राष्ट्रपति को, यही मंत्रिपरिषद सलाह देगा, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है। मतलब ये लोग जो कहेंगे वही राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति लोकदायी होंगे, उत्तरदायी होंगे, तो लोकसभा के प्रति। ये कहा गया अनुच्छेद 75(3) में। और अनुच्छेद 75(2) में कहा गया कि एक मंत्री, सिंगल मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है महान्यायवादी, और महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 79 सरला, सा से हो गया संसद, रा से हो गया राज्यसभा, ला से हो गया लोकसभा। 79, 80, 81। तो अनुच्छेद जो 79 है यह संसद पार्लियामेंट, इसका उल्लेख है। पार्लियामेंट इसकी 2 हाउस होती है, लोकसभा और राज्यसभा, और पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 80 में उल्लेख किया गया है राज्यसभा का, उच्च सदन का। राज्यसभा कहिए, उच्च सदन करिए, सदन कहिए, अपर हाउस, स्टेट ऑफ काउंसिल, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 81 लोकसभा, या इसको कहिए निम्न सदन, लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 85 सदन, सदन का जो सत्र चल रहा है, सत्राहुल, सत्रावसान, विघटन, सत्र की शुरुआत, सत्र का अंत और सत्र को भंग करना, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 85 में। नेक्स्ट है आपका नोट, सत्रावसान, जो सत्र है, सत्र का जो अंत, और सत्राहुत, शुरुआत। सत्र का अंत और सत्र की शुरुआत कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। सत्र का स्थगन कौन करता है, सत्र को बीच में रोकने वाला कौन है, वह है सत्र का अध्यक्ष। लोकसभा का भी अध्यक्ष हो सकता है, राज्यसभा का अध्यक्ष हो सकता है, सत्र को बीच में रोकने वाला। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस। वर्ष की शुरुआत होने पर जो राष्ट्रपति स्पीच देता है, कोई नई सरकार बनती है तो राष्ट्रपति स्पीच देता है केंद्र में, तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 87 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 93 लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 105 संसद, जो संसद में एमपी होते हैं, एमपी को जो विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है, लोकसभा के एमपी हो, राज्यसभा के एमपी हो, उनको जो विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 105 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है, जॉइंट सिटिंग का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 108 में। नोट है, धन विधेयक और संविधान संशोधक पर जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। धन विधेयक और संविधान जो संशोधन होता है उस पर जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 110 धन विधेयक, मनी बिल,
इसकी जो परिभाषा है इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 110 में। अब आता है अनुच्छेद 111, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति एसेंट ऑन बिल, मतलब कोई बिल है वह लोकसभा से पास हो जाती है, राज्यसभा से पास हो जाती है, तब आता है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट चाहेगा तो साइन करेगा, उस बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है, उस जो बिल है उसको पॉकेट वीटो में डाल भी सकता है। तो यह राष्ट्रपति की मर्जी है, वो क्या कर सकता है। तो यह चर्चा की गई अनुच्छेद 111 में। अब आता है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बजट कहते हैं, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। संविधान में उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो ये इसका जो उल्लेख है वह किया गया अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 114, विनियोग विधेयक, जो अपॉइंटेशन बिल होता है, संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से पारित करवाना पड़ता है इसको, विनियोग को और विधेयक को। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 114 में। एप्रोप्रिएशन बिल, यहाँ कामा नहीं होगा, विनियोग विधेयक, मतलब संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से इसको पारित करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश शक्ति होती है, मतलब राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति है, कानून निर्माण शक्ति है। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 121 में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संरचना, नियुक्ति, शपथ, वेतन भत्ते, पद से कैसे इनको हटाना है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 126, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 126 में। अनुच्छेद 129, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 129 में। निर्णय को संभाल कर रखेगा, मतलब कोई अगर निर्णय लेता है सुप्रीम कोर्ट तो उस निर्णय को संभाल कर रखेगा, तो इसीलिए कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 131, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारिता, केंद्र वर्सेस राज्य में विवाद होता है और राज्य वर्सेस राज्य में विवाद होता है, तो इसको मतलब कौन सुलझाएगा, उसको सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 131 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 137, सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई निर्णय लेता है, रिव्यू देता है, तो उसको चेंज भी कर सकता है, मतलब रिव्यू भी कर सकता है, चेंज कर सकता है। कोई सर्वोच्च न्यायालय अगर निर्णय ले लिया तो उसको बदल भी सकता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 141, सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय अगर ले लेता है तो वह बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा, किसके लिए, अन्य न्यायालय के लिए, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, तो उन लोग को मानना ही पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया है। यह कहा गया अनुच्छेद 141 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 142, कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय, इसकी चर्चा की गई अनुच्छेद 142 में। कोई भी केस किसी भी स्थिति में किसी भी कोर्ट में हो, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने पास बुला सकता है और उस पर निर्णय सुना सकता है। तो ये अनुच्छेद 142 के तहत। अनुच्छेद 143, 143, राष्ट्रपति है वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है यह इसको दे भी सकता है सलाह, परामर्श नहीं भी दे सकता है। अगर दे दिया तो राष्ट्रपति मान भी सकता है, नहीं मान सकता है। तो इसकी चर्चा की गई अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 148, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट, CAG, नियंत्रण और महालेखक परीक्षण, जो सरकार की अकाउंट की जांच कौन करता है, CAG करता है। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 148 में। अब आता है भाग 6। भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 52 से 237। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा और
केंद्र में कहा गया था अनुच्छेद 52 में कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। दोनों साथ में करिए तो याद हो जाएगा। 153 में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 52 में कहा गया था कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 152, राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 154 में, और राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 159, राज्यपाल को शपथ जो दिलाया जाएगा उसका उल्लेख है अनुच्छेद 159 में, राष्ट्रपति को शपथ 60 में, उपराष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 69 में है। राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 161 161 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है, और जो राष्ट्रपति हैं यहाँ पे राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है, और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। लेकिन जो क्षमादान शक्ति है, जो राष्ट्रपति है या मृत्युदंड अगर दिया गया तो उसको भी माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल, जो राज्यपाल होता है किसी राज्य का, वो मृत्युदंड, कैपिटल पनिश और मार्शल लॉ की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है, जो कि राष्ट्रपति इसको माफ़ कर सकता है। तो ये बड़ा अंतर है। अब आता है अनुच्छेद 163 163, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और उसका प्रमुख होगा मुख्यमंत्री, और ऐसे ही राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और उसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। इसका उल्लेख है 74 में राष्ट्रपति का, और राज्यपाल का उल्लेख है 163 में। अब आता है अनुच्छेद 165, राज्य का सबसे बड़ा वकील महाअधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल, और केंद्र में अटॉर्नी जनरल होगा, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, अनुच्छेद 76, और राज्य का सबसे बड़ा वकील अनुच्छेद 165। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 194, एमएलए माने विधानसभा के सदस्य, एमएलसी विधान परिषद के सदस्य, इनको विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं अनुच्छेद 194 के तहत, और केंद्र में एमपी के विशेष, जो एमपी के सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनको विशेष अधिकार प्राप्त हुए अनुच्छेद 105 के तहत। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 200, राज्यपाल विधेयक अनुमति, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 200 में, और केंद्र में विधेयक जो राष्ट्रपति अनुमति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 201, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, इसका उल्लेख अनुच्छेद 201 में। अनुच्छेद 202 में राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेट, मतलब जो राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण है उसका उल्लेख अनुच्छेद 202 में, और केंद्र का जो वार्षिक वित्तीय विवरण था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेट था, उसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में, और इसी को हम लोग बजट कहते हैं, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 213, राज्यपाल अध्यादेश, मतलब राज्यपाल के पास भी अध्यादेश पावर है, अध्यादेश की शक्ति है, इसके आधार पर इसके मतलब वित्तीय शक्ति है, कानून निर्माण शक्ति है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 213 में, और राष्ट्रपति के पास भी अध्यादेश शक्ति है, इसका उल्लेख 123 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 214 में, राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 214 में, और केंद्र में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 215, हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह कहा गया है अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 129 में कहा गया है केंद्र में कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो रीट जारी करता है, रीट जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट और वैधानिक अधिकार, लीगल राइट, दोनों के उल्लंघन में रीट जारी करता है। मतलब हाई कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों का उल्लंघन होता है तो रीट जारी करता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है केवल मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है तो रीट जारी करता है। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 235। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय है इस पर नियंत्रण कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा, हाई कोर्ट करेगा। तो ये कहा गया अनुच्छेद 235 में। अब आता है भाग 7,
आर्टिकल था 238, लेकिन अब इसको भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। अब आता है भाग 8, संघ शासित प्रदेश जो यूटी है उसका उल्लेख किया गया भाग 8 में, और आर्टिकल है 239 से 242। पहला है आपका अनुच्छेद 239 ए, दिल्ली से संबंधित है यह अनुच्छेद 239 ए। 69वां संविधान संशोधन होता है 1971 में, उसके तहत यह जोड़ा जाता है अनुच्छेद। अब आता है अनुच्छेद 241। इसमें कहा गया है कि जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर हाईकोर्ट होना चाहिए। वर्तमान में हमारे यहाँ 8 यूटी हैं, लेकिन दिल्ली और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख मतलब दोनों का एक बना है, तो यहाँ पर बस 2 जगह क्या है हमारा हाईकोर्ट है। तो कहा गया है कि यूटी में हाईकोर्ट होगा, या अनुच्छेद 241 में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका भाग 9, यह जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, तब इसको जोड़ा जाता है और लागू होता है 24 अप्रैल 1993 में। इसके अंदर आर्टिकल हैं 243 से 243(0), मतलब टोटल 16 अनुच्छेद है भाग 9 में, और यह पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ए, ग्राम सभा का गठन, इसका उल्लेख किया गया है 243 ए में। अनुच्छेद 243 जी, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, जो ग्राम पंचायत की शक्तियाँ उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 243 जी। जो अनुसूची 11 में 29 विषय बताए गए वही इनकी शक्तियाँ हैं ग्राम पंचायत की। अनुच्छेद 243 आई, राज्य वित्त आयोग पंचायत, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 आई में। अनुच्छेद 243 के, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट में इलेक्शन होगा निर्वाचन होगा उसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 के में। ग्राम पंचायतों का जो निर्वाचन होगा उसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 के में। यहाँ पर देखिए ये ऐसे बना, ये है केंद्र, ये है राज्य और यूटी, और ये है लोकल गवर्नमेंट मतलब लोकल स्थानीय स्वशासन जो है। केंद्र कोई टैक्स मतलब लगाता है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? केंद्रीय वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 ये कहा गया। और राज्य और यूटी कोई मतलब टैक्स लगाता है तो राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई के तहत पंचायत में और 243 वाई के तहत नगर निकाय में। राज्य वित्त आयोग 243 आई, 243 वाई, नगर निकाय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दूसरा फिगर देखिए, केंद्र, राज्य, लोकल गवर्नेंस। केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, एमपी होता है अगर इनका चुनाव होगा, और राज्य में एमएलए होता है, एमएलसी होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री और जो सीएम होते हैं उनका चुनाव नहीं होता है, जब ये लोग बहुमत पा जाते हैं तो किसी को बना दिया जाता है जो पार्टी चाहती है जिसकी। इनका चुनाव होता है तो इन दोनों का चुनाव होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग इनका चुनाव कराता है अनुच्छेद 324 के तहत। और जो लोकल गवर्नेंस है, पंचायत हुआ, जिला हुआ, नगर निगम, इनका जो चुनाव कराता है वह राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। 243 के पंचायत का चुनाव कराया जाता है और 243 ZA नगर निकाय का पंचायत कराया जाता है, उल्लेख है। अब आता है अनुच्छेद 9A, नगर निकाय से संबंधित है, अनुच्छेद 243P से 243 ZG। और 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, उसके तहत भाग 9A जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 243Q, नगर पालिका का गठन, ये इसका उल्लेख है 243Q में। अनुच्छेद 243Y 243Y, राज्य वित्त आयोग, यहाँ पे हम लोग ऊपर देखें, और पंचायत का है 243I में। अनुच्छेद 243 ZA, राज्य निर्वाचन आयोग, जो नगर निकाय है इसका निर्वाचन कैसे होगा इसका उल्लेख है 243 ZA में। और पंचायत का चुनाव कैसे होगा उसका उल्लेख है 243 K में। अनुच्छेद 243 ZD, जिला आयोजन समिति, DPC, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 ZD में। नेक्स्ट है आपका भाग 9B, आर्टिकल 243 ZH से 243 ZT,
या सहकारी समिति से इसका उल्लेख किया गया है, सहकारी समिति का। और संविधान संशोधन होता है 97वां संविधान संशोधन 2011। इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है अनुच्छेद, इसके लिए इसमें नहीं बताया गया है। फिर आता है भाग 10। भाग 10 एससी, जो एससी कास्ट है उसका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 244 है। अब आता है भाग 11। अनुच्छेद है आपका 245 से 263, 63। केंद्र और राज्य का जो संबंध है वह चर्चा की गई है भाग 11 में। अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 में अनुसूची 7 रखी गई है। अनुसूची 7 में क्या था? सूची था। सूची 3 मतलब संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, संवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, संवर्ती सूची में 52 होता है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 246 में। अनुच्छेद 246A, इसमें जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में चर्चा की गई है। इसको 101वां संविधान संशोधन 2017 में होता है, तब इसको लाया जाता है और लागू किया जाता है 1 जुलाई 2017 को। यह संवर्ती सूची पर लगने वाला भारत का पहला टैक्स है। अब आता है आपका अनुच्छेद 249। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। राष्ट्रीय हित में अगर कानून बनाना है राज्य सूची के लिए तो उसके किसके पास शक्ति होगी? संसद के पास। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद 254 संवर्ती सूची। अगर केंद्र कोई कानून लाता है और राज्य भी कोई कानून लाता है और दोनों एक दूसरे का कानून नहीं मांगते हैं, अलग अलग कानून रहता है, तो उस पर जो अंतिम निर्णय होगा तो वहाँ पर किसका मान्य किया जाएगा निर्णय? किसका कानून? संसद का जो कानून बनाएगा वो मान्य होगा। संसद का कानून मान्य होने वाला है, यह कहा गया अनुच्छेद 254 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद प्राधिकरण आयोग, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 262 में। इस समय जैसे कावेरी नदी विवाद हो रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु में, इसमें 4 राज्यों में विवाद हुआ था और लेकिन वर्तमान में कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद चल रहा है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और एक यूटी है पुडुचेरी। 3 राज्य है और एक यूटी है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 263 263 अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल। 2 राज्य में विवाद है तो उनके लिए क्या होगा? बनेगी इंटर स्टेट काउंसिल बनेगी, अंतर राज्य परिषद, और इसका हेड होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है आपका भाग 12 वित्त और संपत्ति, इसके बारे में चर्चा की गई है भाग 12 में। आर्टिकल है 264 से 300A। अनुच्छेद 266 संचित निधि, इसके बारे में बात की गई है। भारत सरकार की जो आय है उसको वह संचित निधि में आएगी। अगर इनको निकालना है, धन निकालना है, तो विनियोग विधेयक को संसद में पारित किया जाएगा, तब यह धन निकलेगा। तो इसका संचित निधि का उल्लेख है 266 में। अनुच्छेद 267 267 आकस्मिक निधि, इसका उल्लेख किया गया है 267 में। आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 279A 279A, इसमें जीएसटी काउंसिल, इसका उल्लेख किया गया। जीएसटी की रेट को डिसाइड करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनी है। इसको भी 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत लाया जाता है और जीएसटी काउंसिल का हेड होती हैं वित्त मंत्री, मतलब वित्त मंत्री होते हैं। इस समय हमारी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है। अब आता है अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 300A में। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन इसको अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अब आता है भाग 13। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसका उल्लेख किया गया भाग 13 में। इसमें कोई इम्पोर्टेंट मतलब अनुच्छेद नहीं था, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। अब आता है भाग 14 संघ और राज्यों की अधीन जो सेवाएं हैं, सर्विस है, उसका उल्लेख है भाग 14 में। आर्टिकल 308 से 323 के बीच है आपका भाग 14।
अनुच्छेद 312 ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 312 में। वर्तमान में 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, IAS, IPS और IFS। इसमें 2 होता है, लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विस है वो है भारतीय वन सेवा, एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। तो फॉरेन वाला इसमें नहीं आएगा, इसमें वन वाला आएगा। तो 3 सर्विस हैं अखिल भारतीय सेवाएं, तो उसका उल्लेख है 312 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 315 में UPSC जो केंद्र कराता है, SPSC जो स्टेट कराता है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 315 में। अब आता है भाग 14A प्राधिकरण ट्रिब्यूनल, इसका उल्लेख है भाग 14A में। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तब यह लाया जाता है भाग 14A, और अनुच्छेद है 323A से 323B, 2 अनुच्छेद है बस इसके अंदर 14A में। 2 अनुच्छेद कौन कौन से है? अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण CAT का उल्लेख है। कोई कलेक्टर है, उसको कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वह यहाँ पर आएगा प्रशासनिक अधिकरण में, यहाँ पर शिकायत करेगा। लोग उनके पास शिकायत करने आते हैं, लेकिन अगर उनको शिकायत हो वो कहाँ करेंगे? तो वो करेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 323A में इनका चर्चा किया गया प्रशासनिक अधिकरण का। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 323B अन्य जो प्रशासनिक प्रॉब्लम होती है उसका उल्लेख होगा यहाँ पर अनुच्छेद 323B में। अब आता है भाग 15 निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित है। भाग 15 आर्टिकल है 324 से 329। अनुच्छेद 324 में है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, भारत में मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 326 में है वयस्क मताधिकार एडल्ट सफरेज, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 326 में। अब आता है भाग 16 विशेष उपबंध स्पेशल प्रोविजन, अनुच्छेद है 330 से 342। अनुच्छेद 330 SC ST अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति और जो जाति अनुसूचित, इनका जो समुदाय है, समुदाय को का लोकसभा में सीटों का आरक्षण जो मिलेगा, लोकसभा में सीटों का आरक्षण SC ST को, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 331 में एल्गो इंडियन जो लोकसभा सीट मिलती थी, एल्गो इंडियन को 2 सीट मिलती थी, अब तो 2 सीट नहीं मिलती है, इसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो मिलती थी वो अनुच्छेद 331 में था उल्लेख। 104वां संविधान संशोधन होता है और एल्गो इंडियन की जो आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 332 SC ST समुदाय का विधानसभा में सीटों का आरक्षण, इसका उल्लेख है। विधानसभा में सीटों का आरक्षण 332 है, लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330 है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 333 एल्गो इंडियन का विधानसभा की सीट में जो आरक्षण मिलता था, 1 सीट मिलती थी एल्गो इंडियन को, अब उसको समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। विधानसभा में भी समाप्त कर दिया गया एल्गो इंडियन का और लोकसभा में भी समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसकी चर्चा की गई है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। फिर अनुच्छेद 338A आता है, संविधान संशोधन होता है, 89वां संविधान संशोधन होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाई जाती है 89वें संविधान संशोधन करके। अब आता है आपका भाग 17, यह राजभाषा से संबंधित है और अनुच्छेद है 343 से 351। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा कौन सी होने वाली है, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा का विकास करने के लिए जो आयोग बनेगा उसका उल्लेख है अनुच्छेद 344 में। अनुच्छेद 350A प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है वहाँ पर मातृभाषा देने का अनुरोध किया गया है, यह कहा गया अनुच्छेद 350A में। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 कस्तूरी रंगन समिति की, इसमें भी प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा देने का अनुरोध किया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट है आपका भाग 18 आपातकाल इमरजेंसी से संबंधित है। भाग 18 आर्टिकल है 352 से 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मैचिनरी
विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। मतलब कोई राज्य है वो संवैधानिक जो हमारा संविधान के अंदर लिखा गया उसका विरोध करता है, उसके तहत नहीं चलता है, तो वहाँ पर क्या लगाया जाएगा, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो इसका चर्चा किया गया अनुच्छेद 356 में, लेकिन ये राष्ट्रपति शासन शब्द उपयोग नहीं किया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपात के समय जो मूल अधिकार है उस पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका उल्लेख किया गया है 359 में। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ये अपवाद हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। इसकी चर्चा की गई अनुच्छेद 360 में, लेकिन अब तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। अब आता है भाग 19, आर्टिकल है 361 से 367। इसमें प्रकीर्णन स्कैटर्ड इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों को विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं। मतलब अगर ये क्रिमिनल कोई केस ये करते भी तो इनका मतलब इन पर कोई केस स्टार्ट ही नहीं होगा। मतलब कोई अगर क्रिमिनल वाला काम करते हैं तो इनके पर कोई केस स्टार्ट ही नहीं होगा। यही विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है या कहा गया अनुच्छेद 361 में। अब आता है भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था, साउथ अफ्रीका से लिया गया था। भाग है आपका आर्टिकल है 368। नोट अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में, और जो 99वां संविधान संशोधन है इसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार कर दिया है। एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार कर दिया है। नेक्स्ट है आपका भाग 21 अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। आर्टिकल है 369 से 392। अनुच्छेद 370 कहाँ लगा था, जम्मू कश्मीर में लगा था। 5 अगस्त 2019 को अधिकांश भाग को एंड कर दिया गया। अभी एक का भाग बचा है, मतलब अधिकांश भाग एंड हो चुका है। जम्मू कश्मीर में आदेश जारी होता है 2019 को 5 अगस्त 2019 को, और 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया जाता है। यहाँ पर 2 यूटी बनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये अब 2 यूटी बन गए हैं। नेक्स्ट है आपका भाग 22 आर्टिकल 393 से 395। भाग 22 में उल्लेख है अनुच्छेद 393 है भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा जो संविधान है इसका नाम क्या है, भारत का संविधान, और यह लिखा गया अनुच्छेद 393 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 394। इसमें कहा गया है कि 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए जाएंगे। यह बात कही गई है अनुच्छेद 394 में, और जिसमें कही गई है वो भी अनुच्छेद उसी दिन लागू होता है। मतलब टोटल 16 अनुच्छेद लागू होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सबके वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, सब कुछ लगता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।